Hello everyone, how are you all? Today I will discuss end of the bipolarity. बच्चों आपको ये समझना होगा इस चैप्टर में सबसे पहले कि जो ये हमारा एंड ऑफ बाइपोलरिटी ये होता क्या है। स्टार्टिंग में देखो बेटा क्या है ये जो बाइपोलरिटी है इसका मतलब क्या है। देखो कुछ टाइम तक हमारे यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है बेटा, एक बार समझो कब होता है वो 1914 से 1918 तक होता है, तब भी हमारे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। देन सेकेंड वर्ल्ड वार होता है बेटा 1939 से 1945 तक होता है, ठीक है। देन उसके बाद भी हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम्स उसका सामना करना पड़ता है। फिर टू ऐसे सुपर पावर आती हैं हमारे पास, कब आती है बेटा 1945 से 1991 तक टू सुपर पावर आती हैं, और उनमें से एक सुपर पावर जो है पहले यूएस है बेटा और दूसरी हमारी यूएसएसआर। अब जो यूएसएसआर है इसका एंड हो जाता है, इसी के साथ हमारा एंड ऑफ बायोपोलरिटी चैप्टर स्टार्ट होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा किस तरीके से यूएसएसआर का एंड हो जाता है, या ये कह सकते हैं उसके पार्ट्स हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक तरीके से उसके अंदर 15 कंट्रीज़ थे, वो सारे सेपरेट हो जाते हैं, वो अपने आप को ये मानने लग जाते हैं कि हम सॉवरेन कंट्री हैं। तो हमने देखा बेटा कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी। स्टार्टिंग देखो कहाँ से होती है, बर्लिन वॉल से होती है। आप यहाँ देख लो, यहाँ पे एक बर्लिन वॉल है, ठीक है। ये जर्मनी की राजधानी है, कैपिटल है। ये किस चीज़ का सिंबल है बेटा, ये डिवीज़न का सिंबल है, ठीक है। देखो डिवीज़न का सिंबल है, और ये हमारे को बताया जाता है कि जैसे ही बर्लिन वॉल, देखो बेटा एक मिनट के लिए, जो ये बर्लिन वॉल है इसको जैसे ही देखो, बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन थे बेटा, यूएस वाले थे, ठीक है। कम्युनिस्ट कौन थे बेटा, यूएसएसआर वाले थे, ठीक है। अब दोनों के अंदर जो डिवीजन होता है वो कब होने लग जाता है, जब डिवीजन होने लग जाता है, पावर बढ़ जाती है 1945 में, दोनों में डिवीजन होता है, ठीक है। यूएसएस वाले किसको फॉलो करते हैं, कैपिटलिस्ट को, मतलब हर चीज़ प्राइवेट करना चाहते हैं। कम्युनिस्ट वाले क्या है बेटा, वो हर चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर करना चाहते हैं। लेकिन ये दीवार जो है बेटा वो बनाई कब गई थी, वो 1961 में बनाई गई थी। लेकिन अब क्या है, ये ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट कर देती है, और इसको देखो बनने में कितना टाइम लगा, अभी दिखाती हूँ आपको। देखो इसको कम से कम ये कह सकते हो कि बनने में नहीं, मतलब ये 28 ईयर्स तक, 28 ईयर्स तक बेटा ये दीवार रही। मतलब दोनों में यूएस और यूएसएसआर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नियर अबाउट कितने ईयर्स रहा है, 20 ईयर्स तो रहा ही है, ठीक है। और ये दीवार है ना बेटा, इसकी लंबाई दिखा रखी है, देखो 150 किलोमीटर्स लॉन्ग वॉज टू 28 ईयर्स, ठीक है। वॉज फाइनली ब्रोकन, इसको कब तोड़ दिया गया है ये आपको याद रखना है। इसको तोड़ दिया गया 9 नवंबर 1989 में, इसको तोड़ दिया गया है, किसके, जर्मनी के लोगों के द्वारा। अब वो नहीं चाहते कि वहाँ पर क्या हो, उनका पार्टीशन हो। इस तरीके से हमने देख लिया कि बर्लिन की जो वॉल है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पे उसको कब बनाया गया था, जब कोल्ड वार स्टार्ट होता है तभी बनाया गया था। 1989 में उसको तोड़ दिया है, क्योंकि इसके साथ साथ ही हमारा जो जर्मनी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अब उसका क्या हो गया है, यूनिफाइड हो चुका है, वो उसका एकीकरण हो चुका है। अब यहाँ पर हमने धीरे धीरे देखा कि किस तरीके से, एक मिनट के लिए रुकना माय डियर स्टूडेंट। अब देखो अब हमारे पास आता है, कौन आएगा देखो एक बार, बहुत अच्छा चैप्टर आने वाला है, व्हाट इज़ द, हाँ जी देखो, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब हमने देखा कि सोवियत सिस्टम क्या है भाई, सोवियत सिस्टम कब अराइज हुआ। अभी ध्यान से देखो बेटा, रशिया में एक रिवॉल्यूशन होता है कब, 1917 में। और ये रिवॉल्यूशन किस वजह से होता है बेटा, जो लेबर वर्ग है, जो लेबर है वो किसके अगेंस्ट चला जाता है, वो किंग के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि जो किंग है बेटा उनको वो राइट्स नहीं देता जो उनको देने चाहिए। जितना भी लेबर है, जितने भी किसान है, वो सारे किस पे अटैक कर देते हैं, वो कर देते हैं राजा मोनार्की सिस्टम के खिलाफ अटैक कर देते हैं। उसी टाइम पे यूएसएसआर हमारे सामने आता है। फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, तो क्या बताओगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ओके। द रिवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द सोशलिज्म। आपको पता है सोशलिज्म से इंस्पायर हुआ था ये, और किसके अपोजिशन में था, ये कैपिटलिज्म के अपोजिट में था। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबोलिश हो जाता है, और किसके आ जाता है बेटा, यहाँ पर सबको इक्वल राइट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सोवियत पार्टी है बेटा वो चारों तरफ से किससे
चारों तरफ कौन सा सिस्टम है उसके, उसके कम्युनिस्ट सिस्टम। मतलब जो यूएसएसआर है वहाँ पे लंबे समय तक एक सिंगल पार्टी डोमिनेट करती है और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, सब कुछ यही, इकोनॉमी को भी यही प्लान करती है, स्टेट को भी यही कंट्रोल करती है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सोवियत आर्मी है बेटा, वो किसको आज़ादी दिला देती है? कुछ ऐसी फैसिस्ट फोर्सेस होते हैं, उन कुछ ऐसे देश होते हैं, उनको ये आज़ादी दिला देते हैं, और जो जिनको आज़ादी दिलाता है यूएसएसआर, उनकी इकोनॉमी को खुद कंट्रोल कर लेते हैं। अब जो ग्रुप यूएसएसआर के साथ मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? सोशलिस्ट ब्लॉक कहते हैं। और ये अपने साथ क्या करते हैं? एक वार्सा पैक्ट आता है। ये कब आता है बेटा? 1955 में आता है। ये क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। और किसके खिलाफ आता है बेटा? ये नाटो के खिलाफ आता है। आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है किसके खिलाफ आता है? ये नाटो के खिलाफ आता है। अब हम आगे देखेंगे किस तरीके से, देखो जो आर्म्स है, मतलब जो आर्मी है, ध्यान से देखना बेटा, जो आर्मी है हमारी या इसकी यूएसए की आर्मी के बारे में देखेंगे 1 मिनट के लिए। देखो बेटा, जो आर्मी है, ठीक है, ये आर्म्स जो हथियार वगैरह है सोवियत के, वो मैनेज किए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम। किसके साथ? यूएस के साथ। मतलब जो यूएसएसआर है बेटा, उसका मुकाबला हर बार किससे रहता है? यूएस के साथ रहता है, अमेरिका के साथ रहता है। लेकिन जो सोवियत यूनियन है लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, उसकी जो टेक्नोलॉजी है बेटा वो यूएसए से कम है। दूसरा हम कह सकते हैं कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यूएसए से कम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी कम है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पायरेशन ऑफ द सिटीजन, मतलब सिटीजन की जो ज़रूरतें होती हैं, जो चाहत होती हैं, उनको फुलफिल करने में भी वो यूएसए से पीछे रह जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं यूएसएसआर जो है किस चीज़ में अमेरिका से या यूएस से पीछे है? तो आप बता सकते हो। सबसे पहले आप क्या बताओगे? टेक्नोलॉजी में है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में बता सकते हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, पावर में बता सकते हो, और सबसे ज़्यादा है जो चाहते सिटीजन की होती हैं वो पूरा नहीं कर पाते। इस तरीके से सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान 1979, और दूसरा जो सोवियत है बेटा वो 1979 में अफगानिस्तान पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से भी उसका जो फूड है, फूड उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी पैसे वहाँ पे लग जाते हैं। और पीछे से एक खबर ये भी आती है, जो अफगानिस्तान को कौन पुश कर रहा होता है? अमेरिका, यूएस जो उसको पुश कर रहा होता है, उसको प्रोवाइड करता है, आर्मी भी करता है, हर चीज़ प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि 1970s के आसपास जो यूएसए या यूएसएसआर की जो जितने भी प्रोडक्टिव सिस्टम था, या हम ये कह सकते हैं कि उसका जो भी कंज्यूमर गुड्स वगैरह कुछ थे, सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, धीरे धीरे लो हो जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो वहाँ पे एक गोरबाचेव एक लीडर आते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये जो हमारे गोरबाचेव हैं ये लीडर आते हैं, किस तरीके से वहाँ पर रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वो उसका जो इंटीग्रेशन है, यूएसएसआर को जो टुकड़ों में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा 1 मिनट के लिए रुको। बहुत अच्छा है, इसके बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। देखो ये गोरबेचेव है बेटा, ये क्या है? ये हु हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन 1989 में, वहाँ पर क्या बन जाता है? ये जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। ये क्या चाहता है? ये सुधार करना चाहता है ताकि यूएसएसआर किसका मुकाबला कर सके? वेस्ट का मुकाबला कर सके, यूएसए का मुकाबला कर सके। और ऐसा करने के लिए इसने देखो नॉर्मल रिलेशन स्थापित करने की कोशिश की, किसके साथ? वेस्ट के साथ, ठीक है। इसने ये भी किया कि ताकि कोई अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट आए कोई भी उसके बारे में सोच नहीं सकता था, इतने बुरे इफ़ेक्ट आए थे। लेकिन फिर भी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थे
सोवियत ब्लॉक में उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ भी उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स जैसे ही गोर्बाचेव है वो रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जो ईस्ट कंट्रीज हैं वो उसके अगेंस्ट चली जाती हैं। अब यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। अब वो कोशिश करता है कि जो क्या ये मैंने डिसीजन लिया है क्या ये सही है। अब हम देखेंगे किस तरीके से। देखो वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस हिस्ट्री में कि जो काम अच्छे के लिए किया जाए और वो बुरा हो जाए। अब कहते हैं कि देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स विच हैव। स्टूडेंट्स आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। हैव